महिला जापानियों द्वारा दी गई रहस्यमयी तरल से भरी एक कटोरी पी लेती है, जिसके बाद उसका शरीर लगातार उल्टियां करने लगता है। उसकी त्वचा के नीचे मानो कोई अजीब सी कीड़ा रेंग रहा हो। ये सब जापानी सेना द्वारा करोड़ों बार किए गए जीवित मानव प्रयोगों का नतीजा था। प्रयोग के परिणाम दर्ज करने के लिए एक जापानी अधिकारी खास तौर पर एक चित्रकार को बुलाता है। चालाक जापानी सैनिक बहुत कम ही कैमरे का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि तस्वीरें आक्रमण के सबूत बन सकती थी, जबकि चित्रों को ये कहकर टाला जा सकता था कि वे केवल कलाकार की कल्पना है। अधिकारी चित्रकार को महिला का चित्र बनाने का आदेश देता है। चित्रकार टॉर्च लेकर डरते डरते महिला के पिंजरे के पास पहुंचती है। पिंजरे की दीवारें पहले ही खून से सनी हुई थी। हिम्मत जुटाकर वो और पास जाती है। चारों ओर बिखरे शत विक्षत मानव अंग रोंगटे खड़े कर देते हैं। जैसे ही टॉर्च की रोशनी छत पर पड़ती है, एक विशाल जीव उस पर झपट पड़ता है। डर के मारे चित्रकार जमीन पर गिर पड़ती है। गनीमत रहती है कि वो राक्षस अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था, इसलिए उसके हाथों से उसे गंभीर नुकसान नहीं पहुंचता। जब वो उसके पंजों पर लगी काली नेल पॉलिश देखती है, तो उसका डर धीरे धीरे गहरे दुख में बदल जाता है। वो उठकर धीरे धीरे पिंजरे के पास जाती है और राक्षस के गले में पहनी हुई हार को पहचान लेती है। उसकी यादें 1 साल पहले की ओर लौट जाती हैं। उस समय वो बेहद गरीब थी। नौकरी के पहले ही दिन उसने जापानियों की अमानवीय जीवित चीरफाड़ को देखा था। वो खून से सना दृश्य उससे सहन नहीं हुआ और वो उल्टी करने लगती है। मानसिक और शारीरिक पीड़ा में वो स्टोर रूम में छिपकर फूट फूट कर रोती है। तभी पिंजरे साफ करने वाला कैदी आशिंग उसे देख लेता है और उसे हिम्मत बंधाता है। वो कहता है, तुम भी धीरे धीरे बाकी लोगों जैसी हो जाओगी। हर चीज आखिरकार सामान्य लगने लगती है। उसकी ये बात चित्रकार को गहराई से झकझोर देती है। आशिंग जापानी सेना की क्रूरता के बावजूद जापानी होने के कारण उससे नफरत नहीं की। आशिंग आमतौर पर प्रयोगशाला की सफाई करता था, बाकी समय उसे पिंजरे में बंद रहना पड़ता था। चित्रकार अक्सर उसे नक्काशीदार हार को सहलाते देखती थी। उसे क्या पता था कि इतना दयालु आशिंग एक दिन राक्षस बन जाएगा। और आशिंग की एक बेटी भी थी जो उसे हर जगह ढूंढ रही थी। उस बेटी का नाम साइयू था। हाल के दिनों में उसे पता चला कि राजधानी में महिलाओं के लापता होने का संबंध एक जापानी अस्पताल से है। एक दिन साइयू और उसके दोस्तों ने भेष बदलकर अस्पताल में प्रवेश किया। दोस्तों ने कर्मचारियों का ध्यान भटकाया, जबकि साइयू चुपके से रिकॉर्ड रूम में जाकर मेडिकल फाइलें ढूंढने लगी, लेकिन उसे कोई ठोस सुराग नहीं मिला। जब वे निकलने ही वाले थे, तभी अचानक अस्पताल में गोलियों की आवाज गूंज उठी। सभी लोग घबरा गए। नर्सों ने कहा कि पास की सेना अभ्यास कर रही है, लेकिन गोलियों की आवाज साफ साफ अस्पताल के भूमिगत हिस्से से आ रही थी। उसी समय अस्पताल के बेसमेंट में राक्षस बन चुका आशिंग बेकाबू हो गया और उसने आसपास मौजूद सभी जापानी सैनिकों को मार गिराया।